Hello students, this is Kundan Gupta and today we will discuss about methods to determine rational numbers between two rational numbers। यानी कि आज हम दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर को कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने उसे दो कैटेगरी में यहाँ डिवाइड किया है। एक कैटेगरी में है व्हेन वन रेशनल नंबर इज डिटरमाइंड, यानी कि अगर आपको एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना होगा तो उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। और फिर दूसरा कैटेगरी है कि व्हेन मोर देन वन रेशनल नंबर आर डिटरमाइंड, यानी कि अगर एक से ज्यादा रेशनल नंबर फाइंड आउट करना होगा, दो रेशनल नंबर, तीन रेशनल नंबर, चार रेशनल नंबर, 10 रेशनल नंबर, 20 रेशनल नंबर, एक से ज्यादा रेशनल नंबर फाइंड आउट करना होगा तो हम उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। आज जो है हम लोग इस दोनों चीजों को सीखेंगे, ये दोनों टॉपिक्स को पढ़ेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैंने पिछली वीडियो में आपको रेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन दिया था, रियल नंबर का इंट्रोडक्शन दिया था। कहने का मतलब है कि पूरे नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन दिया था और उस नंबर सिस्टम में आपने कुछ नए नंबर्स के बारे में भी जाना था। रेशनल नंबर तो आपने 8th क्लास में पढ़ा था। आपके नए नंबर्स जो थे वो थे इरेशनल नंबर्स, जिसके बारे में आपने पहले नहीं पढ़ा था। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में मैंने आपको बताया, हालांकि वो टॉपिक तो 11th क्लास का है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर नंबर सिस्टम का मेंबर है, इमेजिनरी नंबर नंबर सिस्टम का मेंबर है, इसीलिए उसके बारे में इंट्रोड्यूस कराना जरूरी था। फिर आपने इरेशनल नंबर के टाइप्स के बारे में देखा, जिसमें सर्ट्स थे। सर्ट्स बहुत सारे बच्चे जो है नहीं जान पाते हैं 10th क्लास के बाद तक भी कि सर्ट्स क्या होता है। तो ये सारी चीजों को पिछले वीडियो में मैंने समझाया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप एक बार वो वीडियो जरूर देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें आज का जो टॉपिक है उस पर ध्यान देना है कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे दो रेशनल नंबर के बीच में, जैसे मान लीजिए रेशनल नंबर क्या होता है वो तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, एक बार फिर से बता देता हूं कि वैसे नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q की वैल्यू, डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। तो अगर आपके पास दो रेशनल नंबर है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 3/4 एंड 6/7, ये दो रेशनल नंबर है। अब इनके बीच में रेशनल नंबर को कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आज हम पढ़ेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहां आते हैं। यहां मेरा टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है, रियल नंबर लाइन, जिसको मैंने रियल लाइन लिखा है। अब आप ये बोलिएगा कि सर रियल नंबर लाइन तो मैंने आज तक नहीं पढ़ा है। हाँ, नंबर लाइन के बारे में 8th क्लास में जानते हैं कि 8th क्लास में नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सर बताए थे। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना आपने 8th क्लास में पढ़ा है, अच्छी बात है, लेकिन जिस नंबर लाइन पे आपने उस रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया है वो रियली में नंबर लाइन उसको बोलना गलत हो सकता है। कैसे गलत हो सकता है? क्योंकि यही लाइन है, इसी लाइन पे आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस लाइन पे हम इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इस लाइन पे हम इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ये जो लाइन है जिसको आप आज तक नंबर लाइन के नाम से जानते हैं, रियली में उस पे केवल रियल नंबर ही रिप्रेजेंट हो सकते हैं। रियल नंबर में क्या क्या आता है? रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, सर्ट्स, ये सारे नंबर्स को आप इस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इमेजिनरी नंबर को आप इस पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इमेजिनरी नंबर के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है। तो यही कारण है कि इसको हम नंबर लाइन नहीं बोलेंगे, क्योंकि इमेजिनरी नंबर भी तो नंबर का एक पार्ट है, नंबर सिस्टम का एक पार्ट है। तो नंबर लाइन का मतलब तो ये हो गया कि सारे नंबर उस पर रिप्रेजेंट हो जाए। नंबर लाइन का तो मतलब ये हो गया कि सारे नंबर उस पर रिप्रेजेंट हो जाए। लेकिन इस लाइन पे ये जो हमारा, जिसको आप आज तक नंबर लाइन बोलते आ रहे हैं,
इस पे केवल रियल नंबर ही रिप्रेजेंट हो पाता है, इसीलिए हम इसको नंबर लाइन ना लिख के रियल नंबर लाइन लिखे हैं, या फिर आप रियल लाइन भी बोल सकते हैं। आप जानते हैं कि रियल नंबर लाइन जो होता है उसके बीच में जीरो होता है, ठीक है ना। लेफ्ट साइड में क्या होता है नेगेटिव और राइट साइड में क्या होता है पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि ये हो गया बीच में आपका जीरो, फिर लेफ्ट साइड में आपका हो गया निगेटिव नंबर्स और राइट साइड में हो गया आपके पॉजिटिव नंबर्स। अब यहाँ एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर 1 और 2 के बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करना होगा, तो 1 और 2 के बीच में कितने रेशनल नंबर को फाइंड आउट किया जा सकता है। क्वेश्चन मेरा ये है कि 1 और 2 के बीच में हाउ मेनी रेशनल नंबर कैन बी फाइंड बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में कितने रेशनल नंबर को फाइंड आउट किया जा सकता है। तो आप ये जान लीजिए कि किसी भी दो 1 और 2 भी तो रेशनल नंबर है, तो क्यों, क्योंकि ये इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स हैं तो इंटीजर भी रेशनल नंबर के कैटेगरी में आता है। तो किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट यानी कि आप जितना चाहें उतना रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको दो रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, आपको 1 लाख रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, आपको 1 करोड़ करने हैं, 1 ट्रिलियन करना है, जितने रेशनल नंबर को फाइंड आउट करना है वो आप यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि ये टॉपिक नोट करने वाली है कि बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स वी कैन फाइंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स। दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर को फाइंड आउट किया जा सकता है। तो आते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक पे कि अगर हमें दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना होगा तो क्या करेंगे। तो ये तो आप आई थिंक 8th क्लास में भी इसको पढ़े होंगे, मैंने एक बार रिकॉल कर दिया है, आपको फिर से एक बार समझा देता हूं कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन यहां लिखा है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में हमें एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही आसान है, क्या करेंगे, जो रेशनल नंबर हमारा दिया हुआ है, जैसे कि दो नंबर अगर हमारे पास हैं x और y, क्योंकि अब ये क्वेश्चन में 3 और 4 दिया है तो हर बार क्वेश्चन में 3 और 4 तो देगा नहीं, अलग अलग नंबर्स दिए जाएंगे, तो इसीलिए मैंने x और y से यहाँ इसको रिप्रेजेंट किया है। तो x और y दो नंबर अगर दिए जाएंगे तो इनके बीच में एक ही रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। क्या कर देंगे यहाँ पे, x प्लस वाई इक्वल टू 2 प्लस x प्लस वाई बाई 2 कर देंगे, यानी कि दोनों नंबर को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। वही काम मैंने यहाँ किया है, 3 और 4 को ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिए, तो 7/2 ये एक रेशनल नंबर फाइंड आउट हो गया 3 और 4 के बीच में। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है कि अगर एक से ज्यादा रेशनल नंबर फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या करेंगे। तो एक से ज्यादा रेशनल नंबर को फाइंड आउट करने के लिए 9th क्लास में एक नया सिस्टम, एक नया प्रोसेस, ठीक है ना, उसके बारे में जानना है, एक नया तरीका है फाइंड आउट करने का, उसके बारे में जानेंगे और फिर उसके बाद जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो तरीका क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे है वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपके पास दो रेशनल नंबर तो दिए जाएंगे क्वेश्चन में, जैसे कि यहाँ एक क्वेश्चन देख लीजिए, ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के बुक का एक क्वेश्चन है। तो यहाँ लिखा हुआ है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो दो नंबर तो आपके दिए ही जाएंगे, यानी कि दो रेशनल नंबर जिनके बीच में फाइंड आउट करना है वो दोनों तो यहाँ दिया जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास दो नंबर x और y, तो लेट x एंड y आर टू गिवन इंटीजर्स। दो गिवन इंटीजर्स दिए हुए हैं, दो गिवन इंटीजर्स की जगह आप जो है रेशनल नंबर्स लिखिएगा तो ज्यादा बेटर होगा। रेशनल नंबर्स, तो
लेट x एंड y आर टू गिवन रेशनल नंबर्स। तो जाहिर सी बात है कि दो रेशनल नंबर देगा तो उसमें से एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो दोनों रेशनल नंबर्स में से जो बड़ा होगा उसको y लेट करना है, वो हमारा y होगा, और जो छोटा नंबर होगा उसको हम x लेट करेंगे, x मानेंगे। यहाँ दिया ही हुआ है कि x और y जब दो नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो जो बड़ा वाला नंबर वहां लेंगे उसको कौन सा नंबर लेंगे, y, और जो छोटा वाला नंबर होगा हमारा वो कौन सा नंबर होगा, x। तो एक y बड़ा नंबर है और x छोटा नंबर है। उसके बाद क्वेश्चन में आपका ये भी रहेगा कि उन दोनों रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। यहाँ कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, 6। तो जो जितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, जैसे कि यहाँ 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो वो वैल्यू हो जाएगी n की, स्मॉल n की। तो इसीलिए यहाँ n के बारे में लिखा हुआ है कि देन n नेचुरल नंबर्स बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में n नेचुरल नंबर फाइंड आउट करना है। n का मतलब जैसे इस क्वेश्चन में 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो स्टेप 1 में सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले आपको d फाइंड आउट करना है। और d को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, तो तीन चीज तो आपके पास होगी ही, x, y और n। ये गिवन होगा क्वेश्चन में कि x, y और n आपका गिवन होगा। दो नंबर जो दिए होंगे उसमें जो बड़ा नंबर है वो y होगा, जो छोटा नंबर होगा वो x होगा, और जितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं दोनों नंबर के बीच में वो n होगा। तो d फाइंड आउट करने का तरीका है कि y माइनस एक्स बाई एन प्लस 1। y की जगह y का वैल्यू रखिएगा, x की जगह x का वैल्यू रखिएगा, n की जगह n का वैल्यू रखिएगा, और फिर इस तरीके से आप d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब d की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए तो स्टेप 2 पे आना है। उसमें हम क्या करेंगे, तो जैसे कि नाउ n नेचुरल नंबर्स बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में जो n नेचुरल नंबर्स हमें निकालने हैं तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो फर्स्ट रेशनल नंबर उनके बीच का हो जाएगा x प्लस डी। x प्लस डी, x क्या है, तो जो छोटा वाला नंबर है वो x है, d क्या है, तो यहाँ फाइंड आउट हुआ है वो d है, यानी कि x को d में ऐड कीजिएगा तो हमें x और y के बीच में पहला रेशनल नंबर, फर्स्ट रेशनल नंबर मिल जाएगा। फिर अगला जो नंबर है, नेक्स्ट हमें जो नंबर फाइंड आउट करना है उसके लिए हम x प्लस 2d फाइंड आउट करेंगे, यानी कि x की जगह x का वैल्यू रखेंगे, 2 यहाँ 2 से d में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दोनों को ऐड करेंगे। तो अगर 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, x प्लस d फाइंड आउट करेंगे, x प्लस 2d फाइंड आउट करेंगे, x प्लस 3d फाइंड आउट करेंगे, x प्लस 4d फाइंड आउट करेंगे, x प्लस 5d फाइंड आउट करेंगे, x प्लस 6d फाइंड आउट करेंगे। तो ये x प्लस d, x प्लस 2d, x प्लस 3d ये डिपेंड करता है कि आपको कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ एक क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर है वो कौन सा है, तो गिवन नंबर्स आर 3 एंड 4। और आपको सबसे पहले हम क्या बोले हैं, बड़ा और छोटा देख लेना है कि कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। तो 4 यहाँ बड़ा है, 3 छोटा है। तो अब आप ये बताइए कि x कौन होगा और y कौन होगा। बिल्कुल सही, x जो है वो 3 होगा और y जो है वो 4 होगा। तो इसीलिए मैंने x की जगह 3 लेट कर लिया, y की जगह 4 लेट कर लिया। और n क्या होगा, n का मतलब क्या कि हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, हाउ मेनी रेशनल नंबर कैन वी फाइंड बिटवीन द टू गिवन रेशनल नंबर्स। तो हमें यहाँ 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, इसीलिए n की वैल्यू हो गई 6। अब हम d फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूले से। तो d के लिए क्या हम यूज करेंगे, y माइनस एक्स बाई एन प्लस 1। तो y की जगह यहाँ क्या है 4, फिर x की जगह 3, फिर नीचे n की जगह 6 प्लस 1। जब इसको सॉल्व किया गया तो वैल्यू आई 1/7। तो हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। सो 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन, ये बिटवीन है, 3 एंड 4 आर। तो 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर जो फाइंड आउट करना है, तो हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर उनके बीच का होगा। फर्स्ट रेशनल नंबर
3 और 4 के बीच का फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो x प्लस d को सॉल्व करेंगे। तो x की जगह 3 है, x की जगह क्या है 3 है, और d की वैल्यू क्या है 1/7, तो 3 प्लस 1/7, इसको ऐड किए 21 प्लस 1/7 यानी कि 22/7। फिर x प्लस 2d फाइंड आउट किए, तो x की जगह 3 प्लस है तो प्लस 2 इंटू 1/7, तो सबसे पहले 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2/7, क्योंकि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दिया हो तो पहले क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये हो गया 2/7, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो उतना तो आप कर भी सकते हैं, वैल्यू आएगी 23/7। फिर थर्ड रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम x प्लस 3d फाइंड आउट किए, x की जगह 3 और ये 3 यहाँ आएगा और d की जगह 1/7, और इसको कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आ गई 24/7। फिर x प्लस 4d फाइंड आउट करेंगे जिसकी वैल्यू आ गई 25/7। फिर x प्लस 5d फाइंड आउट करेंगे जिसकी वैल्यू आ गई 26/7, और फिर x प्लस 6d फाइंड आउट करेंगे जिसकी वैल्यू आ गई 27/7। तो यहाँ मैंने x प्लस 6d तक इसलिए किया है क्योंकि हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने थे। अगर 8 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना होता तो हम ये कहाँ तक जाते हैं, तो x प्लस 7d x प्लस 8d तक जाना होता। तो 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने थे, 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने थे, इसीलिए हम x प्लस 6d तक गए हैं। तो x प्लस 6d तक जाने के बाद हमें जो 6 रेशनल नंबर मिले, यानी कि जो नंबर हमें चाहिए थे 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर चाहिए थे, वो हमें यहाँ दिख गया। कौन कौन सा, तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। दूसरी एक बात का और ख्याल रखिएगा कि अगर ये कैंसिल आउट होने वाला है, यानी कि और सिंपलेस्ट हो सकता है, कट सकता है, तो आप इसको कैंसिल आउट करिएगा, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाकर और तब उसका आंसर लिखना है, उसी फॉर्म में नहीं छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वो आपका स्टैंडर्ड आंसर नहीं माना जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो आप इसको नोट कीजिए। इस टाइप का एक और क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व करने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। आप लोग सबसे पहले, और जब भी यहाँ पढ़ने बैठिए ना, तो आप पेन और पेपर को साथ में रखिए। पेन और पेपर को साथ में रखने से फायदा ये होगा कि जो बातें हम बोलते हैं वो आप वीडियो को पॉज करके और फिर उसको जल्दी आराम से लिख सकते हैं, और लिखने के बाद वो आपका एक नोट भी तैयार हो जाएगा। तो आप सबसे पहले इसे लिखिए, और लिखने के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ओके, लिखिए इसे। चलिए, तो अब हम लोग एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के फॉर्म में दूंगा और आप उसे सॉल्व करेंगे। वो जो होमवर्क होगा वो बहुत सारे बुक का कॉम्बिनेशन है इसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, आर डी शर्मा है, ऐसे बहुत सारे बुक का उसमें कॉम्बिनेशन है। फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गिवन फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले तो हमारा रेशनल नंबर जो दिया हुआ है वो है 3/5 और 4/5। अब फ्रैक्शन में बच्चों को दिक्कत ये होती है कि वो पहचान नहीं पाते हैं कि फ्रैक्शन में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। ये ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो घबराइए नहीं, इसका भी सॉल्यूशन जो है हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास दो नंबर था 3/5, 4/5। अब आप मेरे को इसमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। दैट मीन्स 3 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो न्यूमरेटर, यहाँ न्यूमरेटर कौन है 3, तो जिधर न्यूमरेटर होगा उस साइड ही उसका मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे। जैसे 3 × 5, इधर 15 नहीं लिखेंगे, 3 × 5 जो 15 होगा वो यहाँ लिखेंगे। तो 3 × 5 15, फिर 5 × 4 20। अब आपको दिख रहा होगा कि 15 बड़ा है, 15 ज्यादा बड़ा है या 20 बड़ा है, तो आप यही बता दीजिएगा कि 15 इज ग्रेटर देन 20। 15 जो है वो 20 से बड़ा होगा। तो
here 15 is greater than 20, इसका मतलब ये है कि 15 वाला साइड कौन सा है 3/5, 20 वाला साइड कौन सा है 4/5, यानी कि 4/5 की तरफ 20 है, तो इसीलिए 4/5 ग्रेटर होगा 3/5 स्मॉलर होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए और फिर यहीं पे आपको दिख जाएगा जिस साइड बड़ा नंबर आएगा वो वाला पोर्शन आपका बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ 4/5 इज ग्रेटर कैसे आया है वो आप समझ गए। फिर वही काम, छोटे वाले नंबर को हम यहाँ x लेट कर लेंगे, 3/5 हो गया x, y जो बड़ा वाला नंबर है वो यानी कि 4/5, और कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं 5, तो n की वैल्यू हो गई 5। तो अब हम क्या करेंगे d को कैलकुलेट करेंगे, तो d के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं y माइनस एक्स बाई एन प्लस 1। तो हमने इसको कैलकुलेट किया, y की जगह 4/5 माइनस x की जगह 3/5, n की जगह 5 प्लस 1 है तो प्लस 1। 4/5 माइनस 3/5 जब आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो वैल्यू क्या आएगी 1/5, और जब इसको आप यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो वैल्यू आएगी 1/30। बहुत सारे बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन होता है, तो इसमें भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए ऊपर वाला पोर्शन तो ऑलरेडी आपका जो है p/q के फॉर्म में है, यानी कि ऊपर वाला पोर्शन जो है वो आपका तो ऑलरेडी 1/5 p/q के फॉर्म में है। नीचे वाला पोर्शन p/q के फॉर्म में नहीं था ना, 6 यहाँ p/q के फॉर्म में नहीं था, तो अगर इसको p/q के फॉर्म में लिखना होता तो 6/1 लिखते हैं। अब देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आपका जो है इस जगह पे पहुंच जाए तो फिर क्या करना है कि ऊपर वाला जो नंबर है 1/5 उसको वैसे ही रहने देना है, और जो नीचे वाला फ्रैक्शन है इसको ऊपर ले जाके उल्टा कर देना है, यानी कि 6/1 होगा तो ये हो जाएगा 1/6, यानी कि ये हो गया 1/30। तो इस तरीके से आप जो है इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये उनके लिए था जिनको थोड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि आप पिछले क्लास में क्या पढ़े थे उससे हमें कोई खास मतलब है नहीं। अगर आप पिछले क्लास में ढंग से नहीं पढ़ पाए हैं तब भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जहाँ जिसकी जरूरत होगी उस हर एक छोटे स्टेप को भी हम यहाँ डील करेंगे। तो अब आते हैं, तो d की वैल्यू आ गई 1/30। अब 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करते हैं, तो हमने क्या बोला था कि x प्लस डी फाइंड आउट करेंगे, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d, क्योंकि 5 रेशनल नंबर ही फाइंड आउट करने हैं, इसीलिए ये पैटर्न चलेगा x प्लस 5d तक। तो x प्लस d को जब यहाँ सॉल्व किया गया तो x की वैल्यू क्या है 3/5, तो 3/5 रख दिया x की जगह, d की जगह क्या आया 1/30 आया। देखें यहाँ पे d की वैल्यू आई है 1/30, तो d की जगह हमने 1/30 रख दिया, x की जगह 3/5, d की जगह 1/30, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो वैल्यू आया 19/30। फिर x प्लस 2d को फाइंड आउट किए, तो x प्लस 2d का मतलब क्या, x की जगह 3/5, 2 की जगह पे 2 ही रहेगा, और d की वैल्यू क्या आई है 1/30 आई है। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ही ना होता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, तो 3/5 को मैंने वैसे ही लिख दिया, 2 में यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 2/30। मैंने इसको यहाँ सॉल्व किया, सॉल्व होने के बाद यहाँ आ गया 20/30। तो आपको 20/30 नहीं लिखना है, अभी कुछ देर पहले पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि आपको करना क्या है, अगर लास्ट जो आपका सॉल्यूशन है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ रहा है तो आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइएगा, यानी 20/30 को कैंसिल आउट किया जा सकता है, घटाया जा सकता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया जा सकता है, यानी या फिर यूँ कहें कि स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाया जा सकता है। तो इसको जब कैंसिल आउट किया गया तो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आएगा 2/3। ऐसे ही मैंने x प्लस 3d फाइंड आउट किया जो कि 7/10 आया, x प्लस 4d 11/15 आया, यहाँ भी 22/30 आया था, यहाँ भी 21/30 आया था, तो मैंने क्या किया इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक कर दिया। ये कटने वाला था तो मैंने कटा दिया, ये भी कटने वाला था, ये भी कट गया अपने आप, लेकिन 23/30 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ सकता है, ये खुद ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है, स्मॉलेस्ट फॉर्म में है, तो ये ऐसा ही रह जाएगा। तो 5 रेशनल नंबर्स जो हमें फाइंड आउट करने थे वो हमारे क्या क्या आ गए, तो 19/30, 2/3, 7/10, 11/15, 23/30। तो इस तरीके से हमको रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है दो रेशनल नंबर के बीच में। तो आप इसको फिर से नोट कर लीजिए और हम इस पे कुछ क्वेश्चन वीडियो के लास्ट में देंगे। अभी हम फिलहाल नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, तो आप लोग इसे नोट कीजिए और फिर हम लोग आगे का टॉपिक देखते हैं।
नोट कर लिया आपने? तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इस टॉपिक में हमें क्या करना है, तो रिप्रेजेंट रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, जिसका एक्चुअल नेम क्या है, रियल नंबर लाइन। यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है, लेकिन 9th के कुछ बुक्स में एनसीईआरटी में तो वैसा क्वेश्चन नहीं है। एनसीईआरटी में रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कुछ अदर बुक्स, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ जो हम डील करेंगे वो मैथमेटिक्स के सारे बुक्स में जो भी टॉपिक्स हैं उसको डील किया जाएगा। तो कुछ बुक्स में रेशनल नंबर को भी फाइंड आउट करने के लिए दिया हुआ है, तो उससे एक बार फिर से हम लोग रिकॉल करेंगे। जैसे मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिखा कि फाइंड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हमें रेशनल नंबर को फाइंड आउट करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। सॉरी, यहाँ रिप्रेजेंट होगा। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं 2/3। तो ये है 2/3, यहाँ -2/3, 2 होल 4/5, -3 होल 1/4, 35/4। तो आपको रिप्रेजेंट करने से पहले जो फ्रैक्शन दिया हुआ है, जैसे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है 2/3, आपको इस फ्रैक्शन में ये देखना है कि कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में आप जानते हैं, नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, आप ये जान लीजिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है तो उसमें इसका जो क्राइटेरिया है, इसका जो प्रॉपर्टी है, तो इसमें डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा होता है। तो यहाँ देखिए 2/3 में 3 इज ग्रेटर देन 2, 3 क्या है, 2 से बड़ा है, इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है। तो जब भी जो नंबर है वो प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको दिखे, निगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है, यहाँ बस फ्रैक्शन में देखना है कि अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में है, यानी कि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन हमेशा, अगर ये पॉजिटिव है तो उसका रिप्रेजेंटेशन 0 और 1 के बीच में आएगा, और अगर निगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में आएगा। चाहे कैसा भी प्रॉपर फ्रैक्शन हो, कैसा भी प्रॉपर फ्रैक्शन हो, हमेशा ही उनका रिप्रेजेंटेशन अगर पॉजिटिव में है नंबर तो 0 और 1 के बीच में आएगा, और निगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में आएगा। जैसे 2/3 को रिप्रेजेंट करना है तो हम करेंगे क्या, 0 और 1 को, यहाँ 0 और 1 के बीच में, तो 0 और 1 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इनके बीच में। तो कैसे करना है हमें, तो यहाँ डिनोमिनेटर 3 है, तो हमें 0 और 1 के बीच में, 0 के बाद 1 तक 3 लाइन चाहिए, 3 लाइन्स चाहिए जो इक्वल पार्ट में हो। तो हम यहाँ इक्वल पार्ट में जैसे 1, 2 और थर्ड लाइन हमारा जो होगा वो 1 वाला ही होगा। तो हो गया यहाँ 3 लाइन्स। अब हम क्या करेंगे, हमें रिप्रेजेंट करना है 2/3, तो हम यहाँ से 0 के बाद से काउंट करेंगे 1, 2, न्यूमरेटर क्या है 2, तो 0 के बाद से काउंट करेंगे 1, 2, तो ये जो नंबर है आपका ये हो गया 2/3। वैसे ही -2/3 को जब रिप्रेजेंट करना है तो ये 0 और -1 के बीच में होगा, तो फिर वही वर्क करेंगे 1, 2 और थर्ड तो लाइन जो है -1 पे ही जाएगा। 3 लाइन की जरूरत है हमें इन दोनों के बीच में, तो 2 लाइन बीच में रिप्रेजेंट ड्रॉ करेंगे, और थर्ड लाइन जो है आपका -1 ही यूज किया जाएगा, -1 वाला लाइन ही यूज किया जाएगा। तो फिर यहाँ से काउंट करते हैं, ये हो गया 1, -1, -2, ये वाला नंबर हो जाएगा आपका -2/3। तो अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो कैसे रिप्रेजेंट करना समझ आ गया। अगर जैसे मान लीजिए कि यहाँ रहता 7/11, तो 7/11 को रिप्रेजेंट करना है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो जाहिर सी बात है कि 0 और 1 के बीच में आएगा। अब 0 और 1 के बीच में कितने, यहाँ पे तो हमने 2 लाइन ड्रॉ किया ना, कितने लाइन को ड्रॉ करेंगे, तो 0 और 1 के बीच में हम यहाँ पे 11 है, तो इनके बीच में 10 लाइन को ड्रॉ करेंगे, 10 लाइन को ड्रॉ करेंगे, और 11वां जो लाइन है, 11 जो लाइन है वो 1 वाला ही
यूज करना है, 1 वाले को ही 11th लाइन यहाँ मानेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि अगर 2/3 था तो डिनोमिनेटर जितना है उससे एक कम लाइन दोनों के बीच में होना चाहिए। 3 डिनोमिनेटर है तो 2 लाइन दोनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस पे क्या करेंगे, वहां रखेंगे। 11 यहाँ है, ये भी तो प्रॉपर फ्रैक्शन में है ना, तो ये भी 0 और 1 के बीच में आएगा। तो फिर क्या करेंगे, 11 है तो इन दोनों के बीच में हमें इक्वल डिस्टेंस पे 10 लाइन को ड्रॉ करना है। और फिर जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे इसको एक बार देख लेते हैं, ये हो गया 0, ये हो गया आपका 1, तो इनके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन ड्रॉ कर दिए। 7/11 को रिप्रेजेंट करना है तो, और 11th वाला जो लाइन होगा वो यहाँ 1 ही होगा। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर पे आएंगे। न्यूमरेटर में क्या है 7, यहाँ से 0 के बाद से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा। तो 7 वाले को यहाँ सर्किल कर लेंगे, यही हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया 7/11। उसके बाद नेक्स्ट हमारा होल नंबर में रिप्रेजेंटेशन है। तो ये होल नंबर जो है ना, इसका भी रिप्रेजेंटेशन बहुत हद तक जैसे हम ये बताए हैं उसी के अकॉर्डिंग होगा। ये होल नंबर बस आपको ये बताएगा कि ये नंबर किनके और किनके बीच में रिप्रेजेंट होगा। जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन था तो 0 और 1 के बीच में है, लेकिन यहाँ 2 होल 4/5 का मतलब है ये जो नंबर होगा वो यहाँ जो होल में नंबर होगा उसके और उसके नेक्स्ट वाले जो है नेचुरल नंबर के बीच में होगा। जैसे यहाँ होल में 2 है तो इसका मतलब ये नंबर 2 और 3 के बीच में आएगा। 2 होल 4/5 2 और 3 के बीच में आएगा। तो इसका काम ये था कि इसने बता दिया 2 और 3 के बीच में आएगा। तो इसके बाद वाला जो आप नंबर देखिएगा, जैसे 2 होल 4/5 है तो इसके बाद वाला जो नंबर है 4, इसका काम तो हो गया, इसने बता दिया कि 2 और 3 के बीच में ये रिप्रेजेंटेशन होगा। अब ये जो आपका नंबर आ गया, देखिए तो प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया। तो जो काम अभी हम किए हैं वही काम हम इस दोनों के बीच में करेंगे। डिनोमिनेटर में 5 है तो हम इक्वल डिस्टेंस पे 4 लाइन ड्रॉ करेंगे, इक्वल डिस्टेंस पे 4 लाइन ड्रॉ करेंगे। और फिर यहाँ 4, न्यूमरेटर में 4 है तो काउंट करेंगे 2 के बाद से 1 2 3 4, ये आ गया आपका पोजीशन। और यहाँ लिख देंगे 2 होल 4/5। इस तरीके से, उसी तरीके से होल में है तो ये निगेटिव की तरफ जाके रिप्रेजेंट होगा। ये -3 होल में यहाँ क्या है -3, तो अब बताइए आप कि ये किसके किसके बीच में जाकर रिप्रेजेंट होगा, तो -3 और -4। ये जो नंबर है 35/4, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले होल में चेंज कर लेंगे। अगर आप डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं तो बहुत आसान है। 4 का टेबल यहाँ पढ़ेंगे, 4 8 जा 32, कैरी हो जाएगा 3/4। तो ये तो आसान है आपका, और नहीं आता है तो फिर यहाँ डिवाइड कर दीजिए, 4 8 जा 32, यहाँ आ गया 3। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, तो जो आपका डिवाइजर होगा वो नीचे आएगा, ठीक है ना। जो आपका क्विशेंट होगा वो साइड में होल नंबर की जगह पे आएगा, और जो आपका रिमाइंडर होगा वो ऊपर जाएगा। इस तरीके से आप जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये जो थी ये तो पिछले क्लास की ही बात थी, लेकिन उम्मीद है कि अब जो बच्चे इसको नहीं सीख पाए होंगे अब आप लोग सीख गए होंगे, तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको यहाँ हटा देता हूँ। हालांकि इसमें को नोट नहीं भी कीजिएगा तो बस समझना था, जो आप समझ चुके हैं। अब आप लोग जो है इस पर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और नेक्स्ट टॉपिक में अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए अब हम लोग जो है ये पढ़ेंगे, ये जानेंगे कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इरेशनल नंबर दैट मींस सर्ड्स, यहाँ देखा है तो सर्ड को ही रिप्रेजेंट किया गया है। √5 क्या है, एक सर्ड है। और जिनको सर्ड के बारे में नहीं मालूम है वो जाकर मेरा पिछला वीडियो देखिए, उसमें इसके बारे में बताया जा चुका है। तो √5 को रिप्रेजेंट करना है हमें नंबर लाइन पे, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें ये तो मालूम होना चाहिए ना कि √5 कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है या इतना बड़ा होता है। √5 होता है कितना बड़ा है। जैसे अगर हमको फाइंड आउट करना था
अगर हमें 3 को रिप्रेजेंट करना था, तो जब हम नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं और स्केल से उसको मेजर करते हैं, तो हमें मालूम है कि 3 यूनिट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना बड़ा लेंथ 3 यूनिट होगा। लेकिन √5 का मेजरमेंट √5 कितना बड़ा होगा, ये क्या किसी स्केल पे होता है? नहीं, ये किसी स्केल पे नहीं होता है। तो सबसे पहले यहाँ हमें ये जानना होगा कि √5 कितना बड़ा लेंथ होगा, और √5 का जो लेंथ होगा वो आएगा कैसे। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें जो हेल्प करेगा वो हेल्प करेगा राइट एंगल ट्रायंगल और पाइथागोरस थ्योरम। ये दो चीजें हेल्प करेंगे हमें। कैसे? देखिए, स्केल से आप 2 यूनिट्स तो मेजर कर सकते हैं ना, कि 2 यूनिट कितना बड़ा होगा, स्केल से मेजर कर सकते हैं। उसमें सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना, मिलीमीटर होता है, जो भी यूनिट आप चाहे ले सकते हैं। यूनिट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कभी जो चाहे सेंटीमीटर ले सकते हैं, जो चाहे फीट ले सकते हैं, जो चाहे मिलीमीटर ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप स्केल से 2 यूनिट का लेंथ यहाँ ड्रॉ कर दिए, ये तो स्केल से हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, 90 का एंगल फॉर्म करेंगे। 90 का एंगल फॉर्म करना तो आप लोग जानते ही होंगे। यहाँ आपको ऐसे प्रोटेक्टर का यूज नहीं करना है, आप कंपास का यूज कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि 9th क्लास में आगे आपको जो एंगल फॉर्मेशन है वो कंपास से ही पढ़ना है। लेकिन फिर भी आप इसमें प्रोटेक्टर का भी यूज कर सकते हैं। तो प्रोटेक्टर का यूज यानी कि चांद का यूज आप कर सकते हैं। तो प्रोटेक्टर का यूज करके आप यहाँ से 90 का एंगल फॉर्म कर दीजिएगा, और फिर इस पर हमको जो है 1 यूनिट का, कितने का, 1 यूनिट का स्केल रख के यहाँ नाप लीजिएगा कि यहाँ से 1 कहाँ जा रहा है। 1 यूनिट का लेंथ जो है आपको यहाँ ले लेना है। चलिए, इसको मान लेते हैं ओरिजिन O, इसको मान लेते हैं A, ये हमारा पॉइंट हो गया B। अब जब हम O और B को ज्वाइन करेंगे तो OB इस राइट ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस होगा ना, OB इस राइट एंगल के लिए हाइपोटेनस होगा। और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम याद है, पाइथागोरस थ्योरम में क्या था, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ऐसा फॉर्मूला आपने पहले कहीं पढ़ा है, नाम सुना है आपको? पहले पाइथागोरस थ्योरम इस टर्म में बताया गया होगा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड है जो कि हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इन अ ट्रायंगल the square of longest side that is hypotenuse, the square of hypotenuse is equals to sum of square of other two sides। तो यहाँ से अब हमको पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस को फाइंड आउट करना होगा। तो हाइपोटेनस यहाँ क्या है, OB। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम इसमें लिखें इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, तो क्या लिखेंगे, OB स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो यहां से अगर हम OB की वैल्यू फाइंड आउट करें, OB स्क्वायर की, तो हो जाएगा OA कितना है यहाँ पे 2 यूनिट्स, हो जाएगा 2 स्क्वायर। AB कितना है 1 यूनिट्स, हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो OB की वैल्यू हो गई, OB स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 4 + 1 यानी कि 5। तो OB यहाँ स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ रूट आएगा, OB इक्वल टू हो गया √5। तो √5 की OB की वैल्यू √5 आ गई, यानी कि हमें पता चल गया कि √5 कितना बड़ा होगा। √5 का लेंथ फाइंड आउट होगा कैसे, तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना होगा जिसका एक साइड 2 यूनिट्स का हो, एक साइड 1 यूनिट्स का हो, यानी कि राइट एंगल बनाने वाले दोनों साइड में एक साइड 2 यूनिट का हो और एक साइड 1 यूनिट का हो, तो उसका जो हाइपोटेनस होगा वो √5 होगा। तो हम सबसे पहले ये कोशिश करेंगे कि यहाँ रूट के अंदर, अच्छा आप एक चीज बताइए, एक बात बताइए कि रूट के अंदर यहाँ क्या निगेटिव नंबर हो सकता है? अगर ये रियल नंबर है, अगर ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, जो भी आप कहिए, हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर रियल नंबर में लिखना हो, किसी नंबर को रियल नंबर में लिखना हो, तो क्या रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू आ सकती है? ये पिछले वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन है। नहीं, रियल नंबर में मैंने आपको बताया था कि रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू नहीं होती है, रूट के अंदर केवल पॉजिटिव वैल्यू होती है।
यानी रूट के अंदर केवल नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो नंबर लाइन पे आप रियल नंबर को ही ना रिप्रेजेंट करते हैं, तो नंबर लाइन पे जो भी नंबर होगा वो उसको हम बोल सकते हैं कि वो रूट m के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? रूट m के फॉर्म में होगा, क्योंकि रूट m के यहाँ पे m के बारे में पूछे कि m क्या है, तो m के बारे में बताइएगा कि m एक नेचुरल नंबर है। तो नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स होते हैं वो रूट m के फॉर्म में हो सकते हैं, जहाँ पे m एक नेचुरल नंबर है, यानी कि ये अंदर m की वैल्यू निगेटिव नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए हम जब रूट 5 को रिप्रेजेंट किए तो हमने क्या किया, 5 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करने की कोशिश किए हैं जिसमें दोनों के दोनों पार्ट जो हैं वो परफेक्ट स्क्वायर हैं। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है ये भी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। 4 परफेक्ट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है? ये 2 का, और 1 परफेक्ट स्क्वायर है, ये है किसका? 1 का ही स्क्वायर है। तो हम जो नंबर दिया होगा उसको हम दो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। तो इससे फायदा क्या होगा वो देखिए, यहाँ 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन पे 1 2 3 ये तो आप जो है अपना रिप्रेजेंट लोकेट कर दिए, वहाँ पे 1 कौन होगा, 2 कौन होगा। उसके बाद हम यहाँ पे 2 यूनिट का लेंथ लेंगे इस लाइन पे, जैसा कि हमने यहाँ पे लिया है कि OA की वैल्यू क्या होगी, 2 यूनिट्स होगी। तो OA हमने क्या लिया, 2 यूनिट लिया, और इस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर थोड़ा बड़ा भी हो सकता है आपका, परपेंडिकुलर थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, तो उससे घबराना नहीं है। परपेंडिकुलर थोड़ा बड़ा हो रहा है तो जाने दीजिए उसको, लेकिन परपेंडिकुलर को ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ से 1 यूनिट का लेंथ ही यूज करना है हमें, तो हम 1 यूनिट का लेंथ ही मेजर करेंगे। तो ये AB कितना यूनिट का हो गया, 1 यूनिट का हो गया। AB हमारा हो गया 1 यूनिट का। तो जाहिर सी बात है, अभी हमने देखा कि अगर ये 2 यूनिट का हो, ये 1 यूनिट का हो, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या आएगी, √5 आएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू आ गई √5। और बहुत सारे बच्चों को दिक्कत ये होती है कि ये तो आप वो रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन प्रोसेस लिखने में उनको दिक्कत होता है। तो इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन का प्रोसेस वाइज सॉल्यूशन किया है। और बहुत बच्चे ये भी सोचते हैं कि प्रोसेस लिख के क्या फायदा, नहीं हुआ, प्रोसेस लिखिएगा, प्रोसेस कहीं नहीं छोड़ना है। हर एक उसको पूरा जो भी वर्ड में है, वर्ड में अच्छे तरीके से उसको अरेंज करके लिखना है। तो हमने यहाँ क्या किया कि 4 और 1 में इसको डिवाइड किया, इसमें से दो नंबर हमें यहाँ मिला 2 और 1, तो OA को 2 ले लिया और AB को 1 ले लिया, जो कि यहाँ पे शो हुआ, शो किया गया है। अब क्या करना है, OA को 2 यूनिट्स रिप्रेजेंट कर देना है नंबर लाइन पे, और AB को 1 यूनिट रिप्रेजेंट करना है। AB हमारा 1 यूनिट का आएगा। और ये साथ ही साथ ये याद रखना है कि ये जो AB होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। AB जो 1 यूनिट का ड्रॉ कीजिएगा कैसा, तो सच दैट BA इज परपेंडिकुलर ऑन OB, ये इस पे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। और उसके बाद क्या करना है, OB को ज्वाइन कर देना है। यानी कि नंबर लाइन आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, फिर यहाँ से आप जो है 2 यूनिट्स का लेंथ दे दीजिएगा। ये अगर O हो गया और ये अगर A हो गया, ये कितना यूनिट्स हो जाएगा, 2 यूनिट्स। फिर आपने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और इस पर हम 1 यूनिट का लेंथ लेंगे, 1 यूनिट का लेंथ लेंगे और फिर क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये जो हाइपोटेनस होगा वही होगा √5। कैसे होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट OB की वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा √5। तो ये जो √5 का लेंथ मिला वो नंबर लाइन पर थोड़ा ही है, ये तो अभी हवा में लटका हुआ है, ये अभी हवा में लटका हुआ है। नंबर लाइन का मतलब इस लाइन पे हमको देखना है कि √5 कितना बड़ा होगा। तो ये जो √5 का लेंथ है तो अभी हवा में लटका हुआ है, ऊपर है, अभी तो इसको हमको नंबर लाइन पे लाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम O को रेडियस लेंगे। क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आप एक आर्क ड्रॉ करते हैं और अगर उसका सेंटर ये है, तो यहाँ इस सेंटर से इस आर्क के हर एक पॉइंट का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है, ये सब बराबर होता है, ये सब रेडियस होते हैं, सब रेडियस ही होता है, तो ये तो आपस में इक्वल होते ही है। तो इसीलिए हम इसको सेंटर लेंगे। देखिए ठीक इस तरीके से
ये प्रकाल, ये जो आपका प्रकाल है, कंपास है, उसका नुकीला पोर्शन यहाँ रखना है, पेंसिल वाला पोर्शन यहाँ रखना है और फिर नीचे की तरफ घुमा देना है। इस तरीके से घुमाइएगा तो ये जो डॉटेड लाइन है वो आपके लाइन को ही शो कर रहा है। तो मान लीजिए कि ये घुमाने के बाद सी पॉइंट पे आके नंबर लाइन को कट किया। तो यही हम यहाँ पे इस पर लिखे भी हुए हैं कि ऑन टेकिंग ओ एज अ सेंटर, ओ को सेंटर लेना है, ओ बी इज इक्वल टू √5, ओ बी जो है √5 है, इसको रेडियस लेना है एज अ रेडियस। ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट्स द नंबर लाइन एट पॉइंट डी सी, जो नंबर लाइन को सी पॉइंट पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से जो लेंथ OB का होगा वही लेंथ किसका हो जाएगा, OC का हो जाएगा। इस तरीके से OC आ गया हमारा √5, तो पॉइंट C जो है वो √5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थोड़े माने जाते हैं, लेकिन इसी के बेस पे हम कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। अगर जैसे मान लीजिए कि हमें √5 की जगह √6 रिप्रेजेंट करना होगा, तो हम क्या करेंगे, जैसे हम √5 को रिप्रेजेंट किए हैं ना, वो हो गया ये हमारा, ये A हो गया, ये 2 यूनिट्स ऐसे ही लेंगे, फिर ये परपेंडिकुलर, फिर यहां से 1 यूनिट ज्वाइन करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि √5 आएगा। अब √5 आ गया तो हमें तो √6 चाहिए, तो √6 का वैल्यू ऐसे डायरेक्ट नहीं फाइंड आउट किया जा सकता है। √6 के लिए आपको सबसे पहले √5 को ड्रॉ करना होगा, और √5 को ड्रॉ करने के बाद क्यों नहीं ड्रॉ किया जा सकता, क्योंकि 6 को जो है आप कोई भी ऐसे दो नंबर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं एडिशन के फॉर्म में जो परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे अगर आप यहाँ पे 4 लिख देते हैं और 2 लिख देते हैं, तो 4 को तो हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन क्या 2 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसीलिए हमें परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखना होगा, जो 6 में पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे, 5 को जैसे यहाँ कंस्ट्रक्ट किए वैसे ही कंस्ट्रक्ट करेंगे, और अब क्या करेंगे, ये जो लाइन है इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ये अगर लाइन आपका सीधा है तो परपेंडिकुलर जो होगा वो भी सीधा ही होगा, लेकिन लाइन अगर आपका टेढ़ा है, ये अगर कोई बोले कि इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, तो इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब जब ये टेढ़ा है तो परपेंडिकुलर भी क्या आएगा, आपका टेढ़ा ही जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये जो √5 वाला लाइन है इस पे आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और इसका लेंथ भी कितना होना चाहिए, 1 यूनिट का ही होना चाहिए इस परपेंडिकुलर का। तो मान लेते हैं ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। अब क्या करेंगे, OC को ज्वाइन करेंगे, तो OC का जो लेंथ हमें मिलेगा ना वही हो जाएगा √6। तो √6 तो हमें यहाँ मिल गया कि OC, अब हमें √6 का लेंथ मिल गया, OC जितना बड़ा है उतना ही बड़ा √6 होगा। तो अब नंबर लाइन पे ना रिप्रेजेंट करना है, अभी तो ये हवा में लटका हुआ है, तो फिर वही काम करेंगे, कंपास का यूज करेंगे और इससे आर्क ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ से आर्क ड्रॉ होते 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 इसने यहाँ कट कर दिया सी पॉइंट, डी पॉइंट पे, तो O से C था आपका √6, तो O से D हो जाएगा √6, तो OC और D दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, √6। डायरेक्ट वैल्यू हम किसका किसका फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट, यानी कि हम कौन कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम चाहें तो दो परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक कर सकते हैं। तो 5 के बाद नेक्स्ट जो आपका नंबर आएगा वो आएगा 8। 8 को आप दो परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक कर सकते हैं, कैसे, 4 + 4 यानी कि 2 स्क्वायर + 2 स्क्वायर। तो इसमें नीचे वाला यूनिट ये भी आपका 2 यूनिट का हो जाएगा, और जो परपेंडिकुलर आप लीजिएगा वो भी आपका 2 यूनिट्स का हो जाएगा। ठीक है, 8 के बाद कौन सा, तो आप √10 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 10 को आप ब्रेक कर सकते हैं, कैसे, 9 + 1 ये हो गया 3 का स्क्वायर, ये हो गया 1 का स्क्वायर। यानी कि इस केस में बेस लेना है 3 यूनिट्स और परपेंडिकुलर लेना है 1 यूनिट्स। तो ये जो लाइन आपका जाएगा वो √10 होगा, और नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा तो वापस इसको घुमा के नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऐसे आपको ब्रेक कर करके देखना है कि कौन सा डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। इसी बेस पर हम कुछ क्वेश्चन देंगे, लेकिन फिलहाल आप इसको लिखिए, और इसके बाद हमने आज जितने टॉपिक को पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि अलग अलग बुक से लिए गए हैं। आप आज जाकर
अगर NCERT की बुक आपके पास है तो एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 ये सॉल्व कर सकते हैं। इसको लिखिए और इसके बाद हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो है होमवर्क के फॉर्म में देंगे, जो कि आपका होमवर्क रहेगा। तो जल्दी जल्दी इसे लिखिए। तो ये रहा आज का होमवर्क आपका, इसको आप नोट कीजिए। साथ ही NCERT का एक्सरसाइज 1.1, 1.2 सॉल्व कर लेना है। और आपके पास जो बुक हो, चाहे वो RD सवाल के बुक हो, RD शर्मा के बुक हो, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन को आप ढूंढिएगा और उसको सॉल्व कीजिएगा। आई थिंक एक्सरसाइज 1 में ही सब मिल जाना चाहिए, चाहे जो भी आपके पास बुक हो, RD शर्मा, RD सवाल जो भी बुक हो, उसके फर्स्ट एक्सरसाइज का ये सब क्वेश्चन है, आपको उसको सॉल्व करना है। और उम्मीद है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि और साथ ही बेल आइकॉन का बटन भी जो है प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मेरा नेक्स्ट वीडियो आए आप उसको फाइंड आउट कर सके, आप उसको पढ़ सकें। आप इसे नोट कीजिए। और अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन, ये जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। नोट कीजिए।